नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शानी की कहानी जली हुई रस्सी। शानी जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य लेखकों की कहानियों का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जली हुई रस्सी। अपने बर्फ जैसे हाथों से वाहिद ने गर्दन से उलझा हुआ मफलर निकाला और साफिया की ओर फेंक दिया। पलक भर वाहिद की ओर देखकर साफिया ने मफलर उठाया और उसे तय करती हुई धीमे स्वर में बोली, क्या मिलाद में गए थे? वाहिद ने बड़े ठंडे ढंग से स्वीकृति सूचक सिर हिलाया और पास की खूंटी में कोट टांगकर खिड़की के पास आया। खिड़की के बाहर अंधेरा था, केवल सन्नाटे की ठंडी ठंडी साएं फैली थी, जिसे लपेटे बर्फीली हवा बह रही थी। किंचित सिहर कर वाहिद ने खिड़की के पल्ले लगा दिए और अपने बज उठते दांतों को एक दूसरे पर जमाते हुए बोला, कितनी सर्दी है, जिस्म बर्फा हुआ जा रहा है, चूल्हे में आग है क्या? प्रश्न पर साफिया ने आश्चर्य से वाहिद की ओर देखा, बोली नहीं। चुपचाप खाट पर लेटे वाहिद के पास आई, बैठी और उसके कंधे पर हाथ रखकर स्नेह सिक्त स्वर में बोली, मेरा बिस्तर गर्म है, वहां सो जाओ। वाहिद अपनी जगह लेटा रहा, कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर के बाद उठकर पास ही पड़ी पोटली खींची, उसकी गांठें खोली और कागज की पुड़िया रुमाल से अलग कर बोला, शिरनी है, लो खाओ। रहने दो, साफिया बोली, सुबह खा लूंगी। क्या मिलाद में बहुत लोग थे? किसके यहाँ थी? वकील साहब के यहाँ। एक तो 11वीं शरीफ की मिलादें और दूसरी इतनी सर्दी। वाहिद ने रजाई गर्दन तक खींच ली। अनायास भर उठने वाली झुरझुरी से एक बार सिहर कर अपना जिस्म समेटा और एक कोने में सो हो रहा। बंद किवाड़ों को धक्का मारकर अंधेरे और शीत में ठिठुरती हुई हवा लौट गई और किवाड़ों की दराज से सिमटकर हवा दोशीजा की नटखट छुअन की तरह गर्म रजाई में भी वाहिद को छूकर कपा गई। पास वाले मकान में एक शोर उठ रहा था, एक बड़ी मीठी चहल पहल, जिसमें पुरुष, स्त्रियों के स्वर और हंसी मजाक के फव्वारे, देगों की उठापटक, बल्लियों और काफ गिरोह के टकराने और झनझनाने की आवाज़ों के साथ घुले मिले थे। साफिया ने कहा, मुनीर साहब के यहाँ कल सुबह दावत है। वाहिद ने सुन भर लिया और आंखें बंद कर ली। मुनीर साहब वाहिद के घर के पास ही रहते हैं। आज से कोई 6 साल पहले मुनीर साहब यहाँ के मुनीम थे, पर बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और गल्ले का व्यापार शुरू कर दिया। किस्मत अच्छी थी, अतः 2 सालों के अंदर ही उन्होंने हजारों रुपए कमाए और अपना पुराना माटी का कच्चा मकान तुड़वाकर पक्का और बड़ा मकान बनवाया। उस दावत की चर्चा वाहिद पिछले कई दिनों से साफिया से सुन रहा था। मुनीर साहब की पत्नी ने, जो अक्सर वाहिद के यहाँ दोपहर में आ जाया करती थी, 2 हफ्ते पहले ही अपने यहाँ होने वाली दावत की घोषणा कर दी थी। जब कभी साफिया से भेंट हुई, थोड़ी इधर उधर की चर्चा के पश्चात बात 11वें शरीफ के महीने, मिलादों और दावतों पर पलट आई और उसने बातों ही बातों में कई बार सुनाया कि उनके यहाँ की दावत में कितने मन का पुलाव, कितना जर्दा, कितने मन के बकरे कटने को हैं और इतने दिन पहले ही उनके रिश्तेदार चावल दाल चुनने बिनने और दूसरे कामों के लिए आ गए हैं। इस जरूरत से ज़्यादा इंतजाम करने के लिए उन्होंने सफाई दी कि मिलाद, तीजा और किसी धार्मिक काम में चाहे लोग ना आए, पर खाने की दावत हो, एक को बुलाओ तो 4 आवेंगे। जब मामूली दावतों का यह हाल है तो यह तो आम दावत है। साफिया को बुरा लगा हो ऐसी बात नहीं, पर उसने कभी कुछ नहीं कहा। वही दावत कल होने जा रही है। बड़ी देर से छा गई चुप्पी को सहसा तोड़कर बड़े निराश स्वर में साफिया बोली, मुनीर साहब की बीवी के पांव तो जमीन पर नहीं पड़ते। इतनी उम्र हो गई, फिर भी जेवरों से लदी पीली उजली दुल्हन बनी फिरती हैं। भला बहू बेटियों के सामने बुढ़ियों को सिंगार अच्छा लगता है? वाहिद ने करवट बदली और एक लंबी सांस लेकर कहा, जिसे खुदा ने इतना दिया है वह क्यों ना पहने, अपने अपने नसीब है साफिया। साफिया को संतोष नहीं हुआ। थोड़ी देर चुप रहकर बड़े भरे हुए स्वर में बोली,
एक अपने नसीब है, खुदा जाने तुम्हारे मुकदमे का फैसला माटी मिला कब होगा। और साफिया के भीतर से बड़ी लंबी और गहरी सांस निकली, जो सीधे वाहिद के कलेजे में उतर गई। वाहिद एक ढीला ढाला मझोले कद का आदमी था। गरीबी और अभाव से उसका परिचय बचपन से ही था। बड़ी आर्थिक कठिनाइयों के बीच 8वीं की शिक्षा प्राप्त कर सका था। 8वीं के बाद किसी तरह कोशिश कर करा के उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी मिल गई और 8 साल के भीतर ही वह डिप्टी रेंजर तक पहुंच गया। जंगल महकमे वालों को भला किस चीज की कमी। 4 साल के अंदर ही वाहिद के नाम पोस्ट ऑफिस में 1,500 की रकम जमा हो गई, जिसमें से 700 उसके ब्याह में खर्च हुए। पर साफिया का भाग्य शायद अच्छा नहीं था। पूरे 2 साल भी सुख से नहीं रह पाई थी कि वाहिद पर रिश्वत के आरोप में मुअत्तल कर दिया गया। वाहिद ने बहुत हाथ पांव मारे। पोस्ट ऑफिस से 300 और निकल गए। हेड क्लर्क की कई दावतें हुई। रेंज ऑफिसर साहब जिनके सर्कल में वाहिद आता था और जिन्होंने रिपोर्ट आगे बढ़ाई थी, उनके यहाँ उसने कई बार मिठाई, फलों की टोकरियाँ और शहर की भारी भरकम आदमियों से ढेर सारी सिफारिशें भिजवाईं। और डीएफओ साहब की बीवी के पास, हालांकि उसके पास एक बार भी वहां जाने का अवसर नहीं आया था। साफिया को 2-3 बार भेजा पर कुछ नहीं हुआ। केस पुलिस को दे दिया गया और वाहिद पर मुकदमा चलने लगा। पहले कुछ महीने तो वाहिद की काफ़ी सांत्वनाएं मिली कि केस में कोई दम नहीं है, खारिज हो जाएगा। यहाँ वाले ज्यादती और अन्याय करें पर ऊपर तो सबकी चिंता रखने वाला है। और वाहिद के केस के साथ अकेले वाहिद का नहीं तो 2 और जनों का भाग्य जुड़ा है। अगर वाहिद दोषी भी है तो वे लोग तो निर्दोष हैं इत्यादि। जब 1 साल का अरसा बीत जाने पर मुकदमा तय नहीं हुआ, पोस्ट ऑफिस से पूरे पैसे निकाल लिए और साफिया की जिस्म पर एक भी जेवर ना रहा, तो वाहिद की हिम्मत टूट गई और पहले जुम्मे के अलावा कभी भी मस्जिद की ओर रुख न करने वाला वाहिद अब 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा। लगभग 2 साल के बाद फैसला हुआ और वो भी आशा के विपरीत। अच्छे से अच्छा वकील लगाने के बावजूद वाहिद को साल भर की सजा हो गई। वैसे तो अकस्मात टूट पड़ने वाली मुसीबत पहाड़ से कम न थी, पर रिश्तेदारों और दोस्तों ने हाई कोर्ट में अपील करने का किसी न किसी तरह प्रबंध किया और पूरे 1.5 वर्ष से वाहिद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। भले उस प्रतीक्षा में 1 जून खाने के बाद 2 जून की चिंता की हड़बड़ाहट, साफिया की शिकायतें, दिन प्रतिदिन टूटता उसका स्वास्थ्य और उस दुर्दिन में माँ बनने की एहतियात, आवश्यक दवाई व देखभाल की सारी समस्याएं शामिल थीं। मुनीर साहब के यहाँ से देगों में भारी कफगिरों के फेरने टकराने का स्वर गूंजा। बड़ी जोर से छन छन की आवाज़ हुई। फिर घी में पड़े ढेर सारे मसालों की मीठी सौंधी खुशबू फैल गई। घी अब वाहिद के लिए ख्वाब है। अब तक लोअर कोर्ट में फैसला नहीं हुआ था। ऑफिस से मुअत्तली का अलाउंस मिल जाया करता था, उसका ही सहारा कम ना था। पर अब कहीं कोई आसरा नहीं। उन कड़वे दिनों को वाहिद और साफिया मिलकर झेल भी लें, लेकिन उस मासूम जान का क्या होगा जो वाहिद के दुर्दिन में ही साफिया के भाग्य में आने को थी। प्रोविडेंट फंड की जो भी थोड़ी बहुत रकम जमा थी उसे वापस मिलने को थी। उसके जाने से बहुत पहले से रास्ते तैयार हो गए थे, अतः उसका क्या भरोसा। एक दिन झिझकती हुई साफिया बोली, एक बात कहूँ। पल भर के लिए वाहिद डर सा गया। पता नहीं साफिया कौन सी बात कहेगी। तुरंत जवाब देते नहीं बना। क्षण भर उसकी तरफ देखते रहा, फिर पास जाकर अपनी हथेलियों में उसका चेहरा ले बड़ी उदास आंखों से देखने लगा। क्या कहती हो? साफिया बोली, प्रोविडेंट फंड के पैसे मिलेंगे तो घी ला दोगे? बहुत दिनों से अपने यहाँ पुलाव नहीं बना। वाहिद के भीतर जैसे किसी ने हाथ डालकर खंगाल दिया हो। अपने को किसी तरह पहले वह संयत कर धीरे से मुस्कुराए, फिर जरा जोर से बनाई हुई हंसी हंसता हुआ बोला, बस। साफिया संकोच से लाल होकर मुस्कुराती हुई वाहिद के सीने में छिप गई। वहां से हटकर जब वाहिद दूसरे कमरे में आ गया तो निढाल सा खाट में पड़ गया। भीतर से उफनती रुलाई का आवेग पलकों पर होठों पर बिछल रहा था। मुंह पोंछने के बहाने रुमाल से उसने आंखें पोंछी और अपने लरज रहे होठ बाहों में बींच लिए। उस बात को भी 3 माह हो गए। साफिया ने 1-2 बार अप्रत्यक्ष रूप से पूछने की कोशिश की और चुप रह गई। उस रकम की वाहिद को आज भी प्रतीक्षा है। वाहिद ने करवट बदली। मुनीर साहब के यहाँ का शोर थम गया था और इक्की दुक्की आवाजें आ रही थी। साफिया थक कर सो गई थी। सर्दी की सुबह वाहिद के लिए 8 से पहले नहीं होती, पर उस दिन देर से सोने पर भी आंख सुबह जल्दी खुल गई।
वैसे काम होने या होने पर भी वह चाय आदि से निपटकर 9 से पहले ही बाहर निकल जाता है, लेकिन उस दिन उसकी चाय 10 बजे हुई। बाहर मुनीर साहब के यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही थी। साइकिल और पाँव की रौंद में उभड़ उभड़ कर धूल का बादल फैल बिखर रहा था। उन दिनों की तरह चाय देते हुए आज साफिया ने ना तो राशन के समाप्त होने की बात कही और ना पूछा कि आज वाहिद कहाँ से क्या प्रबंध करेगा। पिछली रात भी कुछ नहीं था। सुबह का बज रहा था। थोड़ा खाना वाहिद और साफिया ने मिलकर खा लिया था। रात की मिलाद की शिरनी नाश्ते का काम दे गई थी। वाहिद ने पूछा, क्यों, क्या मुनीर साहब के यहाँ से कोई आया था? साफिया ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, नहीं, हज्जाम आया था, आम दावत की खबर दे गया है। वाहिद ने और कुछ नहीं पूछा और बाहर निकल आया। मुनीर साहब के घर के सामने से लेकर दूसरे मोड़ तक लोगों का आना जाना लगा था। रंगीन धारीदार तहमत लपेटे, सफ़ेद और काली टोपियां लगाए, सिर में रुमाल बांधे लोग मुनीर साहब के घर की ओर बढ़ रहे थे। एकाएक सामने से रिजवी साहब दिखाई दिए। वाहिद उनसे कतराना चाहता था, पर जब सामने पड़ ही गया तो बरबस मुस्कुराकर अदाब करना ही पड़ा। रिजवी साहब के साथ 9 से लेकर 3 साल तक के 4 बच्चे चल रहे थे, जिनके सिर पर आड़ी टेढ़ी गंदी और तेल में चिकट मुड़ी मुड़ाई टोपियां थी। रिजवी साहब ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों भाई, मुनीर साहब के यहाँ से आए हो क्या? वाहिद ने झिझक कर कहा, जी नहीं। तो फिर चलो ना, वाहिद से रिजवी साहब बोले। वाहिद क्षण भर चुप रहा, फिर संभल कर बोला, आप चलिए, मैं अभी आए। रिजवी साहब आगे बढ़ गए। कोई 2 घंटों के बाद जब वाहिद लौटा तो मुनीर साहब के घर के सामने से भीड़ छट गई थी, पर महफिल अभी भी चल रही थी। कोई पूछे या ना पूछे, स्वागत करे या ना करे, लोग आते, सामने के नल पर हाथ धोते और बैठ जाते। एक और कंधे पर कपड़े से ढका तश्त लिए चिचोड़ी गई हड्डियों के गिर्द फैले ढेर सारे कुत्तों को हकलाती हमीदा की माँ निकली। हमीदा की माँ पिछले 5 वर्षों से मुनीर साहब के यहाँ नौकर थी। अक्सर तीज त्योहारों के अवसर पर मुनीर साहब के यहाँ से शिरनी लेकर हमीदा की माँ वाहिद के यहाँ आया करती थी। उससे बात करने की ना वाहिद को ही कभी आवश्यकता पड़ी और ना अफसर यह। फिर भी वाहिद ने आज रोककर पूछा, हमीदा की माँ, क्या लिए जा रही हो? हमीदा की माँ ने पल्लू संभाल कर कहा, खाना है भैया, सिटी साहब के यहाँ पहुँचाने जा रही हूँ। भला वह क्यों? अब पता नहीं, सिटी साहब आम दावत में आना पसंद करें ना करें, सो बेगम साहब भिजवा रही हैं। और हमीदा की माँ आगे बढ़ने लगी। तभी एकाएक चौंक कर, जैसे कोई महत्वपूर्ण और विशेष बात छुटी चाहिए, जरा आवाज़ ऊंची करके रोकने के अंदाज से वाहिद ने पूछा, और कहाँ कहाँ ले जाना है हमीदा की माँ? हमीद की माँ ने थोड़ा रुककर कहा, पता नहीं भैया, फिर भी इतना जानती हूँ, अभी मेरी जान को छुटकारा नहीं। वाहिद होठों में ही मुस्कुराया और मुनीर साहब के घर की ओर बढ़ा। सामने आंगन में 2-3 बड़ी बड़ी दरियां, जो संभवतः हर दावत में पहुंच पहुंच कर गंदी हो चली थी, बिछी हुई थी, जिन पर साफ नए कपड़े पहने कुछ बच्चे खेल रहे थे। पास के नल से क्षण प्रतिक्षण बह रहे पानी में से आंगन के आधे हिस्से में कीचड़ फैल चुका था। पास ही 2-3 चारपाइयाँ डाल दी गई थी। चारपाइयाँ शायद उन उम्मीदवारों के बैठने के लिए जो देर से आने के कारण चल रही पोत समाप्त होने का, दूसरी पात का प्रारंभ होने की प्रतीक्षा करते हैं। उन्हीं लोगों से क्या वाहिद भी है? वह बड़े फीके ढंग से मन ही मन हंसा। रस्सी भले ही चल गई हो, पर क्या उसका बल इतनी जल्दी निकल जाएगा? थोड़ी देर वाहिद वहीं खड़ा रहा। वहां बैठने बिठाने अथवा पूछने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं थी। लोग आते थे, जाते थे। भीतर के कमरे में जहाँ खाना चल रहा था, बर्तनों की टकराहट के साथ पुलाव की महक असासों के साथ वाहिद के फेफड़ों में भर गई। मुंह भर आया। घूंट हलक के नीचे उतारकर वाहिद एक और खड़े दांत खोदते हुए और थूकते 2-3 दाढ़ी वाले बुजुर्गों के पास जा खड़ा हुआ। दांत के अंतरों में फंस रहे गोश्त के टुकड़ों की तीली से निकाल फेंकने की जी तोड़ कोशिश करते हुए उन लोगों ने केवल वही सवाल किया जिसका जवाब वाहिद पिछले 1.5 बरस से प्रायः हर मिलने वाले को दिया करता था, कि उसके केस का क्या हुआ, किस वकील को लगाया है, कितनी परेशानियां हो गई और अपील के फैसले की कितनी देर है, आदि आदि। वाहिद ने सैकड़ों बार कही बात एक बार फिर अपने अनमने ढंग से दोहरा दी। तभी दरवाजे के पास मुनीर साहब दिखाई दिए। इधर से ध्यान हटाकर वाहिद ने मुनीर साहब के चेहरे की तरफ अपनी आंखें जमा दी, पर लगातार कई मिनटों तक मुनीर साहब के चेहरे की तरफ देखते रहने पर भी उनका ध्यान वाहिद की तरफ नहीं लौटा और वह अपने किसी नौकर को हिदायतें देकर लौटने लगे तो अपनी जगह से एकदम आगे आ पुकार कर वाहिद ने कहा,
मुनीर साहब आदाब अर्ज है। मुनीर साहब जाते जाते एक पल को रुके, आदाब लिया, वाहिद की ओर देखकर मुस्कुराए और तेजी से भीतर चले गए। एकदम पीछे अपनी जगह से लौटने से पूर्व वाहिद ने सुना पास के दाढ़ी वाले सज्जन उसका नाम लेकर पुकार रहे। लौट कर देखा तो उन्होंने कहा, वाहिद मियाँ, पान लीजिए। एक कम उम्र का लड़का वाहिद के आगे पान की तश्तरी बढ़ाए खड़ा था। क्षण भर वाहिद ने अपने इर्द गिर्द देखा, सामने खड़े लड़के पर एक निगाह डाली, तश्तरी से एक पान उठाकर मुंह में रखा और लौट रहे लोगों के पीछे हो लिया। घर पहुंचकर देखा साफिया तकिए में मुंह डाले चुपचाप पड़ी थी। बावर्ची खाने की और निगाह गई। चूल्हा लिपा पुता साफ था और धुले मंजे बर्तन चमक रहे थे। वाहिद को देखकर साफिया उठ बैठी और अपनी ओर घूरकर देख रहे वाहिद की आंखों में केवल निमिष भरे के लिए देखकर ठंडे स्वर में पूछा, कितने लोग थे दावत में? हमीद की माँ तो आई नहीं? वाहिद के जले पर जैसे किसी ने नमक छिड़क दिया। तिल मिलाकर तीखे स्वर में उसने कहा, हमीदा की माँ की ऐसी की तैसी, मैं ऐसी दावतों में नहीं जाता। यह जानकर भी तुम ऐसे सवाल करती हो? हमने क्या पुलाव नहीं खाया? जिसने ना देखा हो वह सालों के यहाँ जाए।